हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू थिंक कैप्सूल। आज हम टैकल करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और सुनो, एक क्विक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने ये चैप्टर सिर्फ रट्टा मारा है ना, सिर्फ फैक्ट्स और नेम्स को याद किया है, तो एग्जाम में पक्का गलती करोगे। सच बता रहा हूँ। ये चैप्टर दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत से ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस छुपे हुए हैं और आज हम उन सब को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, क्या तुम जानते हो इस चैप्टर के अंदर एक हिडन कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कनेक्शन है राइटिंग, शहरों और राजा के बीच, एक ऐसी कड़ी जिसे 90% स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने ये एक्सप्लेनर एंड तक देखा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, ना सिर्फ हम उस हिडन कॉन्सेप्ट को अनलॉक करेंगे, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में लिटरली लॉक हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम शुरू करेंगे मेसोपोटामिया की कहानी से, फिर समझेंगे कि अर्बनाइजेशन का आखिर मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे राइटिंग की अमेजिंग स्टोरी, लोगों की डेली लाइफ में झांकेंगे और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, हम टैकल करेंगे टॉप 5 एग्जाम क्वेश्चंस और मैं तुम्हें A to Z बताऊंगा कि आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हमारा पहला सेक्शन है मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन रिवर्स। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसी जमीन की कहानी जहाँ इंसानी सभ्यता ने, सिविलाइजेशंस ने पहली बार शहरों का रूप लिया। तो देखो, ये है मेसोपोटामिया। ये आज के टाइम में लार्जली वही एरिया है जो मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इराक है। अब ये जो नाम है ना, मेसोपोटामिया, ये खुद 2 ग्रीक वर्ड से बना है। मीसोस, जिसका मतलब है मिडल, और पोटामोस, जिसका मतलब है रिवर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। और वो 2 नदियां कौन सी हैं? बिल्कुल सही, द यूफ्रेट्स एंड द टाइग्रिस। इसको नोट कर लो, आमतौर पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अब एक सवाल उठता है कि आखिर यूरोपियंस इस जमीन में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे? ऐसी बात है कि इसका जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है। वहां इसे शिमार कहा गया है, जो कि सुमर का ही एक रूप है, जहां सबसे पहली सिटीज बनी। तो यूरोपियंस इसे अपने पूर्वजों की, अपने एंसेस्टर्स की जमीन मानते थे और बस इसीलिए 1840s में उन्होंने यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल वर्क यानी खुदाई शुरू की, ये साबित करने के लिए कि बाइबल में लिखी बातें सच हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। अब इस मैप को जरा ध्यान से देखो। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी काफी डाइवर्स थी। इसके नॉर्थ ईस्ट में आपको हरे भरे अंडुलेटिंग प्लेन्स दिखेंगे, जहाँ एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी फ्लोरिश करती थी। थोड़ा और नॉर्थ में एक विशाल ग्रासलैंड का एरिया था, जिसे कहते हैं स्टेप। यहाँ एनिमल हर्डिंग यानी पशुपालन मेन ऑक्यूपेशन था। और साउथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डेजर्ट था, एक पूरा रेगिस्तान। सोचो, एक रेगिस्तान में, एक डेजर्ट में, जहाँ पानी की इतनी कमी हो, वहाँ दुनिया के पहले शहर और पहली राइटिंग कैसे डेवलप हो सकती है? ये तो अजीब बात है, राइट? पर इसका जवाब उन्हीं 2 नदियों में है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। ये नदियां अपने साथ नॉर्थ के पहाड़ों से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सिल्ट लाती थीं। जब नदियों में बाढ़ आती थी ना, तो ये सिल्ट खेत में फैल जाती थी। इससे वहां की जमीन इतनी ज्यादा फर्टाइल हो गई कि लोगों ने इतना अनाज उगाना शुरू कर दिया जितना उन्हें जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा। इसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस, और यही सरप्लस शहरी जीवन का फाउंडेशन बना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरों का क्या महत्व था? देखो, अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहने लगे। नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेट्स अनपैक इट। सिटी लाइफ का सबसे बड़ा फीचर है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। गांव में लोग ज्यादातर खेती करते हैं और अपने ज्यादातर काम खुद कर लेते हैं, लेकिन शहरों में अलग अलग लोग अलग अलग काम में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, एकदम परफेक्ट है। एक स्टोन सील कटर यानी पत्थर की मोहर बनाने वाला, उसको मोहर काटने के लिए ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए जो वो खुद नहीं बना सकता। उसे एक ब्रॉन्ज टूल मेकर की जरूरत पड़ेगी। अब टूल मेकर को ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन चाहिए, जो उसके पास नहीं है। उसके लिए उसे एक ट्रेडर की जरूरत पड़ेगी, जो ये मेटल दूर दराज के इलाकों से लाए। देखा, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यही इंटरडिपेंडेंस शहरी जीवन की निशानी है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये पूरी चेन समझो। सबसे पहले खेती से एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। इसकी वजह से कुछ लोगों को खेती छोड़कर दूसरे काम करने का मौका मिला, जिससे डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ।
अब इतने सारे अलग अलग काम करने वालों के बीच चीज़ों का लेन देन यानी ट्रेड कोऑर्डिनेट करने के लिए और अनाज को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारा हिसाब किताब, कौन क्या लाया, किसको क्या दिया, इसको याद रखना मुश्किल था। तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। सी, इट ऑल कनेक्ट्स। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, व्हाई वाज मेसोपोटामिया साउथ फर्टाइल, तो तुम ये 2 पॉइंट्स लिखोगे। पहला, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर्स। दूसरा, इन रिवर्स द्वारा लाई गई फर्टाइल सिल्ट। दैट्स इट, फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, तो सबसे पहले अर्बनिज्म को डिफाइन करोगे। फिर डिवीजन ऑफ लेबर को स्टोन सील कटर के एग्जाम्पल से समझाओगे, इंटरडिपेंडेंस पर जोर दोगे और एंड में यूसेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और राइटिंग की जरूरत से कनेक्ट करोगे। ऐसे आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाएगा। नाउ अब हम आते हैं इस चैप्टर के दिल पर, द स्टोरी ऑफ राइटिंग। ये मेसोपोटामिया का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है पूरी दुनिया को, लिखने की कला। लेट्स सी हाउ इट ऑल बिगैन। सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स, जो लगभग 3200 BCE की हैं, उन पर लिखाई पिक्चर्स जैसी थीं। अगर आप स्लाइड पर लेफ्ट इमेज को देखें तो आपको ये पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स दिखेंगे। ये बेसिकली लिस्ट हैं, सामान की लिस्ट्स, जैसे इतने बैल, इतनी रोटी, इतना अनाज मंदिर में आया या गया। उरूक शहर से ऐसी हजारों लिस्ट्स मिली हैं। धीरे धीरे ये पिक्चर वाली राइटिंग डेवलप हुई एक नए सिस्टम में, जिसे कहते हैं क्यूनेफॉर्म। इसको मार्क कर लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये वर्ड लैटिन से आया है। क्यूनिस मतलब वेज यानी कील, और फॉर्मा मतलब शेप। तो ये कील जैसे शेप की राइटिंग थी। इसको लिखने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक स्क्राइब यानी लिखने वाला गीली मिट्टी की टैबलेट लेता था और एक रीड यानी सिरकंडे की कलम से, जिसका एंड आगे से तिकोना होता था, उस गीली मिट्टी पर वेज शेप निशान बनाता था। फिर इन टैबलेट्स को धूप में सुखा लिया जाता था और वो पक्की हो जाती थी। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये वो जगह है जहां 99% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है क्यूनिफॉर्म एक अल्फाबेट था, जैसे इंग्लिश में ABC होता है। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। क्यूनिफॉर्म अल्फाबेटिक नहीं, सिलेबिक स्क्रिप्ट थी। इसका मतलब समझो, इंग्लिश में L, A और M 3 अलग अलग साउंड है, लेकिन क्यूनिफॉर्म में एक पूरे सिलेबल जैसे ला, इन या पुट के लिए एक ही साइन होता था। इसीलिए एक स्क्राइब को क्यूनिफॉर्म में लिखने के लिए सैकड़ों साइंस याद करने पड़ते थे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लो, एग्जामिनर यहाँ ट्रैप जरूर लगाता है। तो क्या राइटिंग सिर्फ हिसाब किताब के लिए यूज होती थी? बिल्कुल नहीं। इसकी असली पावर को समझने के लिए हमें उरुक के राजा एनमरकर की कहानी सुननी पड़ेगी। ये एक सुमेरियन एपिक है जो परफेक्टली दिखाती है कि राइटिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों थी। तो कहानी कुछ ऐसी है। उरुक का राजा था एनमरकार। उसे अपने मंदिर को सजाने के लिए कीमती पत्थर और मेटल चाहिए थे, जो मिलते थे एक दूर के शहर अरात्ता में। राजा ने अपने मैसेंजर को बुलाया और मैसेज देकर अरात्ता भेजा। मैसेंजर बेचारा पहाड़ नदियां पार करके अरात्ता पहुंचा, पर इतना लंबा सफर था कि वो राजा का मैसेज ठीक से कन्वे नहीं कर पाया, मिक्सअप कर गया। वो वापस आया, राजा ने फिर से भेजा, ये बार बार होता रहा। फाइनली एनमरकार ने एक क्ले टैबलेट ली और अपना मैसेज उस पर लिख दिया। उस जमाने में राइटिंग नहीं थी। जब मैसेंजर वो टैबलेट लेकर अरात्ता के राजा के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वो टैबलेट को देखता रहा। एपिक में लिखा है, द स्पोकन वर्ड्स वर नेल्स, यानी जो बोला गया था वो अब मिट्टी पर कील की तरह गड़ चुका था। ये राइटिंग की पावर थी, इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली स्टोर करना और दूर तक भेजना। एग्जाम अलर्ट। चलो एक बार कॉमन मिस्टेक्स रिवाइज करते हैं। पहली गलती, क्यूनिफॉर्म को अल्फाबेट लिखना। नहीं, क्या लिखोगे? सिलेबिक, SYLLABIC। दूसरी गलती, राइटिंग का यूज सिर्फ अकाउंटिंग लिखना। नहीं, एनमरकार की कहानी से क्या पता चला? It was used for trade, for giving legal validity to land transfers, for kings to announce their acts, and to store information for future generations. ये पॉइंट्स लिखोगे तब मिलेंगे पूरे मार्क्स। हमने शहरों और राइटिंग के बारे में सीख लिया, पर इन शहरों में आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? इसका पता लगाने के लिए चलो चलते हैं और शहर में, एक ऐसी साइट जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत डिटेल में एक्सकवेट किया है। ये देखो, ये और शहर के एक रेजिडेंशियल एरिया का मैप है। क्या दिख रहा है? गलियां बहुत ही पतली हैं और टेढ़ी मेढ़ी हैं, वाइंडिंग स्ट्रीट्स। इसका मतलब है कि यहाँ व्हील्ड कार्ट्स यानी बैलगाड़ियां घरों तक नहीं आ सकती थीं। अनाज या जलावन की लकड़ी के बोरी गधे पर लाद कर लाए जाते होंगे।
ये मोहेंजोदड़ो जैसे प्लान्ड शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई टाउन प्लानिंग नहीं दिखती। हाउस प्लॉट्स भी इर्रेगुलर शेप के हैं। अब के घरों के अंदर चलते हैं। एक बहुत अजीब बात थी, गले की तरफ जो दीवार होती थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थीं। तो रोशनी और हवा कहाँ से आती थी? घर के बीच में एक आंगन यानी कोर्टयार्ड होता था और सारे कमरों के दरवाजे उसी आंगन में खुलते थे। इससे फैमिली की प्राइवेसी बनी रहती थी। एक और चीज, शहर में कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। लोग अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर गली में ही फेंक देते थे। धीरे धीरे गलियों का लेवल ऊंचा होता गया, इसलिए लोगों को भी अपने घर की दहलीज यानी थ्रेशोल्ड ऊंची करनी पड़ती थी। और इससे जुड़े थे अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशंस। माना जाता था कि ऊंची दहलीज घर में दौलत लाती है। और एक अजीब कस्टम था, कुछ लोगों को उनके घर के फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। सोचो, इतनी पुरानी सभ्यता हजारों साल पहले खत्म हो गई, तो क्या इसकी कोई चीज आज भी जिंदा है? एब्सोल्युटली। लेट्स एक्सप्लोर द लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया, उनके वो अनमोल तोहफे जो आज भी हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा लेगेसी था उनका स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी समय की गणना और गणित। ये लोग आसमान को बहुत ध्यान से देखते थे। इन्होंने ही साल को 12 महीनों में, महीने को 4 हफ्तों में, दिन को 24 घंटों में और घंटे को 60 मिनट में बांटा था। सोचो, जो घड़ी तुम आज पहनते हो उसका बेसिक प्रिंसिपल मेसोपोटामिया से आया है। और मैथमेटिक्स में तो ये लोग कमाल थे। इस स्लाइड में जो टैबलेट है उस पर उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट की है, जो आज की मॉडर्न वैल्यू के बहुत बहुत करीब है। दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग फॉर दैट टाइम। उनकी एक और बड़ी देन थी नॉलेज को प्रिजर्व करने की कोशिश। असीरियन किंग असुरबनीपाल ने निनेवे में एक लाइब्रेरी बनाई थी। उसने दूर दूर से स्क्राइब्स को भेजकर अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, एपिक्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सब पर लिखी हुई क्ले टैबलेट्स को जमा किया। ये दुनिया की पहली लाइब्रेरीज में से एक थी जहां ज्ञान को आने वाली जनरेशन्स के लिए संभाल कर रखा गया। और स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, फाइनल रिविजन। पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस चैप्टर से 5 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं फॉर फुल मार्क्स। रेडी? लेट्स गो। सबसे पहला और सबसे कॉमन 5 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म इन मेसोपोटामिया। इसे कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चर देखो। पॉइंट 1, इंट्रोडक्शन। यहाँ तुम अर्बनिज्म को डिफाइन करोगे और लिखोगे कि ये सिर्फ बड़ी पॉपुलेशन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है, अ वे ऑफ लाइफ है। पॉइंट 2, बॉडी पैराग्राफ 1, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन करोगे। स्टोन सील कटर वाला एग्जाम्पल जरूर देना, इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। एग्जामिनर को पता चलेगा कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है। पॉइंट 3, बॉडी पैराग्राफ 2, यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बताओगे कि ट्रेड और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था। पॉइंट 4, कंक्लूजन, एंड में इस पूरे सिस्टम को राइटिंग के डेवलपमेंट से कनेक्ट करोगे कि इन सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए लिखना जरूरी हो गया। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और 5 में से 5 मार्क्स पक्के। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइटिंग के यूजेस पर। व्हाई वाज राइटिंग इंपॉर्टेंट इन मेसोपोटामिया? इसके आंसर में हिसाब किताब वाले पॉइंट्स तो लिखोगे ही, पर अगर तुमने एनमरकार की कहानी और ये कोड डाल दिया ना, द स्पोकन वर्ड्स वर नेल्स, तो तुम्हारा आंसर बाकियों से स्टैंड आउट करेगा। एक्सप्लेन करना कि इस कोड का मतलब है कि राइटिंग ने कम्युनिकेशन को परमानेंट और रिलायबल बना दिया। और अब आती है उस हिडन कॉन्सेप्ट की बात जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। यही है वो कॉन्सेप्ट। राइटिंग सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं थी, राइटिंग पावर थी। इसने राजा की पावर को बढ़ाया क्योंकि अब वो दूर दराज के ऑफिशियल्स को ऑर्डर्स भेज सकता था। इसने ट्रेड को आसान किया और इसने बड़े बड़े शहरों और टेरिटरीज को कंट्रोल करना पॉसिबल बनाया। दिस इज द क्रूशियल लिंक बिटवीन राइटिंग, सिटी लाइफ एंड किंगशिप। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि सिविलाइजेशन का इंजन था। And that's a wrap. Chapter 1, Writing and City Life is officially locked. हर कॉन्सेप्ट, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कॉमन मिस्टेक हमने कवर कर ली हैं। अब तुम्हारा काम है एक बार एनसीईआरटी को थरोली रीड करना, इन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना और बस तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अगर ये एक्सप्लेनर तुम्हारे लिए हेल्पफुल था तो लाइक बटन जरूर दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आने वाले चैप्टर्स के लिए थिंक कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग।